हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये सेशन कक्षा 12 का है। कक्षा 12 इतिहास, यूपी बोर्ड एनसीईआरटी कक्षा 12 इतिहास, अध्याय 1 ईंट, मन के अस्थियां। हड़प्पा सभ्यता से दूसरा सेशन है। पहला सेशन आपके पास पहुंच गया, आपको पसंद आया होगा, आप जानकारी प्राप्त किए होंगे। पहले सेशन से आप कक्षा 12 इतिहास के पहले पाठ से विधिवत जानकारी आपको हो गई होगी। जैसा कि पहले बताया हूँ, सोमवार और मंगलवार को 2 सेशन जाएगा हफ्ते में। तो ये दूसरा सेशन जा रहा है। एक पाठ से कम 4-5 सेशन जाएगा, तभी आपकी विधिवत तैयारी हो पाएगी। तो चलिए, ये हड़प्पा सभ्यता से आज दूसरा सेशन है। दूसरा सेशन बहुविकल्पी प्रश्नों का है। तो बहुविकल्पी प्रश्नों में पहला प्रश्न देखते हैं। किस ईसा पूर्व के मध्य में हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण निश्चित है? तो 1700 से 2100 ईसा पूर्व, 1700 से 2100 ईसा पूर्व, या 2600 से 1900 ईसा पूर्व, या 2000 से 1700 ईसा पूर्व, या 2400 से 1700 ईसा पूर्व। तो देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न है, थोड़ा टाइम लग सकता है, पर आपकी तैयारी विधिवत होगी। तो इसमें आप टाइम पे ध्यान न दें। कोई सेशन छोटा जाएगा, कोई बड़ा जाएगा, जैसा जो सेशन रहेगा उस हिसाब से टाइमिंग रहेगी। तो किस ईसा पूर्व के मध्य हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण निहित है? तो वो है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के मध्य। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2 पे आ जाएं। R.E.M. व्हीलर किस वर्ष भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर बने थे? तो वर्ष 1942 में बने थे, या 1932 में बने थे, या 1940 में बने थे, या 1944 में? तो ये R.E.M. व्हीलर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर बने थे 1944 में। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3 पे आ जाएं। किन देशों तक सिंध घाटी सभ्यता का विस्तार था? अभी आपसे पूछा जा रहा किन किन देशों तक सिंध घाटी सभ्यता थी। तो आप ये समझ लें, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तीनों देशों तक इस सभ्यता का विस्तार था, सिंध घाटी सभ्यता का विस्तार था। तो आपका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगले प्रश्न पे आ जाएं। हड़प्पा सभ्यता के किस प्रमुख केंद्र से शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिले हैं? शल्य चिकित्सा के साक्ष्य के बारे में पूछा जा रहा है। तो कालीबंगा से, या मोहनजोदड़ो से, या हड़प्पा से, या बनावली से? तो शल्य चिकित्सा के साक्ष्य जो मिले हैं वो मिले हैं कालीबंगा से। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। हड़प्पा सभ्यता में किसकी बनी सामान्यता मोहरें होती थी? ये सामान्यता नहीं, ये ऐसा रहेगा भी, सामान्यता मोहरें होती थी सेल खड़ी की, पत्थर की, तांबा की, या लोहा की? तो हड़प्पा सभ्यता में सामान्यता मोहरें जो मिली हैं वो सेल खड़ी से बनी हुई मोहरें मिली हैं। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। हड़प्पा सभ्यता को
और किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा घाटी की सभ्यता नाम से जाना जाता है, या सिंध घाटी सभ्यता नाम से जाना जाता है, या यमुना घाटी सभ्यता नाम से जाना जाता है, या सरस्वती घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता को सिंध घाटी सभ्यता नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पे ये टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है, तो यहाँ आप सर जॉन मार्शल, इनका पूरा नाम है सर जॉन मार्शल, किस हड़प्पा सभ्यता की खोज की घोषणा की थी? तो सर जॉन मार्शल ने किस वर्ष हड़प्पा सभ्यता की खोज की घोषणा की थी? तो यहाँ नाम लेके पूछा जा रहा है। ये खोज तो चालू हो गई 1921 से, 1921 में हड़प्पा, 1922 में मोहनजोदड़ो। तो ऐसा है, पर यहाँ पे सर जॉन मार्शल का नाम दे के पूछा जा रहा। तो जब नाम दे के पूछा जा रहा तो आपका उत्तर होगा वर्ष 1924 में। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8 पे आ जाएं। हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य सर्वप्रथम किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य सर्वप्रथम किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से, या रोपड़ से? तो हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य या सिंध घाटी सभ्यता के साक्ष्य सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुए हैं, इसीलिए सिंध घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9 पे आ जाएं। मोहनजोदड़ो में उत्खनन आरंभ कब हुआ था? तो मोहनजोदड़ो में उत्खनन अभी आपको बताया था, हड़प्पा में उत्खनन 1921 में, और मोहनजोदड़ो में उत्खनन राखाल दास बनर्जी ने 1922 में शुरू किया था। तो ये पहले सेशन में भी विधिवत जानकारी आपको दी थी। हड़प्पा सभ्यता माधव स्वरूप वत्स और मोहनजोदड़ो राखाल दास बनर्जी, साथ में माधव स्वरूप वत्स के साथ साथ दयाराम साहनी को भी याद रखना। हड़प्पा सभ्यता में 2 लोगों ने मिलकर किया था, दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने हड़प्पा सभ्यता के 1921 में, और राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज किया था, उत्खनन करवाया था, खोज नहीं उत्खनन करवाया था। ये मोहनजोदड़ो पंजाब यानी पाकिस्तान के लरकाना जिले में वर्तमान में है, और हड़प्पा मांटगोमरी जिले में, पंजाब के मांटगोमरी जिले में ये उत्खनन कार्य करवाया गया था। स्थित है हड़प्पा मांटगोमरी और मोहनजोदड़ो लरकाना। तो आपका प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 10, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? सर जॉन मार्शल थे, या R.E.M. व्हीलर थे, या कनिंघम थे, या B.M. स्मिथ थे? तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो ये थे कनिंघम महोदय। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 11 पे आ जाएं। हड़प्पा सभ्यता की किस स्थल से 3 युगल समाधियों के साक्ष्य मिले हैं? हड़प्पा स्थल के किस स्थल से 3 युगल समाधियों के साक्ष्य मिले हैं? तो चन्होदड़ो से मिले हैं, या मोहनजोदड़ो से, या हड़प्पा से, या लोथल से? तो 3 युगल समाधियों के साक्ष्य मिले हैं लोथल से। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा।
प्रश्न नंबर 12 पे आ जाएं। किसकी विविधता हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन में महत्वपूर्ण थी? किसकी विविधता हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन में महत्वपूर्ण थी? तो हड़प्पा सभ्यता में जो शिल्प उत्पादन था मनका बनाने में, मनका। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13 पे आ जाएं। किस प्रकार की नगरीय सफलता की जीवन शैली थी? किस प्रकार की नगरीय सभ्यता, सफलता नहीं, नगरीय सभ्यता, नगरीय सभ्यता की जीवन शैली थी? तो ये आपसे पूछा जा रहा कि हड़प्पा सभ्यता या सिंध घाटी सभ्यता की जो नगरीय सभ्यता थी उसकी जीवन शैली, तो अर्ध शहरी, कस्बा, शहरी, ग्रामीण। यूँ तो हम बोलते हैं कि सिंध घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, पर यहाँ पे शहरों के भी प्रमाण मिले हैं और कुछ स्थानों से ग्रामीण क्षेत्रों के भी, खेती के भी प्रमाण मिले हैं। तो हम इस प्रकार इसको अर्ध शहरी में, अर्ध नगरीय में या अर्ध शहरी में, यही आपका सही उत्तर होगा। अर्ध शहरी बोलना, अर्ध शहरी पढ़ना और पेपर में आए तो अर्ध शहरी पर ही आप उत्तर करके आना। तो प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 14। किसका प्रयोग हड़प्पा समाज का उच्च वर्ग समाधान के लिए करता था? तो हड़प्पा सभ्यता में 3 प्रकार के समाधान थे, ये आपको पहले बता दिया। पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और जिसको बोलते हैं समाधान, या जो अग्नि के हवाले कर दिया जाता था, एक समाधान वो था। तो पूर्ण समाधान में पूरी बॉडी को जमीन के अंदर दफना दिया जाता था उत्तर से दक्षिण। आंशिक समाधान में खुले में मृत व्यक्ति की लाश को रख दिया जाता था और कुछ दिनों के बाद उनके जो हाड़ मांस क्या बचा है, जो हड्डियां या जो उनके अवशेष बचे हैं उनको जमीन में दफना दिया जाता था। और तीसरा था किसी मृत व्यक्ति के शरीर को, मृतात्मा के बॉडी को अग्नि के हवाले कर दिया जाता था। उसमें से जो भी राख या कुछ हड्डी के अवशेष मिल जाते थे उनको जमीन के अंदर दफना दिया जाता था। अब ये है कि उच्च वर्ग समाधान के लिए किसका प्रयोग करता था, यानी ये पूर्ण समाधान की बात यहाँ हो रही। तो कांसे का या पिरामिड का या ताबूत का, ये सभी का तो उच्च वर्ग प्रयोग करता था पिरामिड का। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल के दुर्ग टीले को स्तूप टीला कहा जाता है? हड़प्पा स्थल के किस, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल के दुर्ग टीले को स्तूप टीला कहा जाता है? तो चनहूदड़ों को कहा जाता है, या लोथल को, या हड़प्पा को, या मोहनजोदड़ो को? तो स्तूप टीला या मृतकों का टीला, ये कहा जाएगा किसको? मोहनजोदड़ो को। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी थी? प्रश्न नंबर 16। भारत की नगरीय सभ्यता कौन सी थी? तो हड़प्पा थी, या पूर्व वैदिक थी, या उत्तर वैदिक थी, या लौह थी? तो भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता का जो वर्णन मिलता है वो सिंध घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। यहाँ बार बार मैं दोनों नाम इसलिए ले रहा हूँ कि सिंध घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सिंध घाटी सभ्यता का जो उत्खनन कार्य शुरू हुआ था सबसे पहले हड़प्पा से शुरू हुआ था, और ये करवाए थे दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स। तो इसलिए
सिंध घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 17 पे आ जाएं। हड़प्पा सभ्यता में अधिकतर किस धातु का प्रयोग किया जाता था? तांबा का प्रयोग किया जाता था, या पीतल का प्रयोग किया जाता था, या कांसा का, या लोहे का? तो हड़प्पा सभ्यता में तो लोहे का तो ज्ञान ही नहीं था, इसकी तो बातें छोड़ दो। हड़प्पा सभ्यता में अधिकतर पूछा जा रहा, तो अधिकतर प्रयोग किया जाता था कांसा का। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 18, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मनका बनाने का प्रमाण प्राप्त हुआ है? हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से सर्वप्रथम मनका बनाने का प्रमाण प्राप्त हुआ है? तो धौलावीरा से, या रोपड़ से, या चनहूदड़ों से, या कालीबंगा से? तो मनका बनाने का जो कारखाना मिला है वो मिला है चनहूदड़ों से। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 19 पे आ जाएं। लोथल भारत के किस राज्य में स्थित है? लोथल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये सिंध घाटी सभ्यता का गोदीवाड़ा, या पत्तन, या बंदरगाह, जो भी आप समझें, ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अब राज्य पता करना है तो पंजाब में, या गुजरात में, या राजस्थान में, या हरियाणा में? तो गुजरात के भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है। तो प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। इस लोथल का उत्खनन कार्य भी यहाँ पे समझ लें एस.आर. राव द्वारा 1955 में लोथल का उत्खनन करवाया गया। अगला प्रश्न क्या है? हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को बंदरगाह की संज्ञा मिली? अभी आपसे प्रश्न इसी पे चर्चा किया था मैं, और आपको समझ में आया होगा। लोथल के बारे में बात चल रही थी कि लोथल हड़सिंध घाटी सभ्यता का गोदीवाड़ा, पत्तन, या बंदरगाह। तो इसी स्थल को बंदरगाह की संज्ञा मिलेगी, यानी प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। हड़प्पा सभ्यता की सेल खड़ी की मोहरें आकार में किस प्रकार की होती थीं? हड़प्पा सभ्यता की सेल खड़ी की मोहरें आकार में किस प्रकार होती थीं? तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता से गोलाकार भी मोहरें मिली हैं, त्रिभुजाकार भी मिली हैं, चौकोर भी मिली हैं। तो हम ऑप्शन ये सभी है, सभी पर जा सकते हैं, पर सेल खड़ी की मोहरें पूछी जा रही हैं। तो सेल खड़ी की मोहरें अधिकांशतः चौकोर आकृति में मिली हैं। तो आप प्रश्न नंबर 21 के ऑप्शन सी पे जाएंगे। डी भी सही है, गलत नहीं है, पर सेल खड़ी की मोहरों की बात हो रही तो ये चौकोर आकृति की मोहरें थीं। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 22, चावल की भूसी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? चावल की भूसी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? रोपड़ से, लोथल से, हड़प्पा से, कालीबंगा से? चावल की भूसी के साक्ष्य जो मिले हैं कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं चावल की भूसी के साक्ष्य। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आप और बढ़ा लें और वही ऑप्शन आपका उत्तर होगा। ऑप्शन में तो वो ऑप्शन है ही नहीं जो सही उत्तर होगा। तो चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं रंगपुर से। ये भी सिंध घाटी सभ्यता का एक स्थल है और यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, चारों ऑप्शन ये गलत हैं।
चावल की भूसी के साक्ष्य प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर टाइपिंग में मिस्टेक हुई। ये ऑप्शन में नहीं रखा गया, पर ऑप्शन अलग से आपको लिखकर बता रहा हूँ। चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं रंगपुर से। प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन रंगपुर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। मलेरिया के साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? तो आप जानते हैं मलेरिया के जो मच्छर हैं, मच्छर को काटने से मलेरिया होता है, तो ये हड़प्पा सभ्यता काल में भी थे। ये मच्छरों का भी इतिहास बहुत पुराना है भाई। हड़प्पा काल यानी सिंध सभ्यता के समय भी मलेरिया के मच्छर थे। मलेरिया के मच्छर काटने से मलेरिया होता है, जो जिन मच्छरों के काटने से मलेरिया होता है वो हड़प्पा काल में भी थे। जैसा कि मोहनजोदड़ो वाला ऑप्शन आपको पढ़ा रहा था, मोहनजोदड़ो के बारे में बता रहा था, तो उसने व्याख्या किया था मोहनजोदड़ो में मोहन नाम का एक लड़का है, उसके पिताजी को मच्छर काट लिया था। कौन सा मच्छर? जिससे मलेरिया फैलता है, और उनके पिताजी को मलेरिया हो गया और उसी में वो मर गए थे। और तभी मोहन गरीब लड़का था, तो उसने अपने पिताजी का एक छोटा सा स्टेचू बना के अपने कमरे में रख लिया था, वो भी साल ओढ़ाया था। तो ये सब व्याख्या किया था। तो मलेरिया के साक्ष्य कहाँ से मिलेंगे? मोहनजोदड़ो से। माँ से मलेरिया, माँ से मोहनजोदड़ो। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 24, विशाल अन्नागार का साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो विशाल अन्नागार का साक्ष्य पूछा जा रहा, मोहनजोदड़ो से, धौलावीरा से, रोपड़ से या कालीबंगा से। तो विशाल अन्नागार का साक्ष्य जो मिला है वो मिला है मोहनजोदड़ो। प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 25, माधव स्वरूप वत्स द्वारा हड़प्पा में उत्खनन का कार्य किस वर्ष किया गया? तो जैसा कि बताया था भी, दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने, ये दोनों व्यक्तियों ने मिलकर 1921 में हड़प्पा सभ्यता का, हड़प्पा नामक स्थल का उत्खनन करवाया था, जो रावी नदी के किनारे मांटगोमरी जिला में स्थित है। आधुनिक वर्तमान में ये पाकिस्तान में है। तो 1921 ऑप्शन देखते हैं, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 25 ये भी है, यह है कि प्रश्न अलग है, आपको पढ़ना अनिवार्य है। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य? मैं इसीलिए बोला था भी पिछले प्रश्नों में कि जहाँ पे शहरी, ग्रामीण, अर्ध शहरी, तो वहाँ पे आप अर्ध शहरी पे जाना, क्योंकि खुद जुते हुए खेत का साक्ष्य मिल रहा है। और जुते हुए खेत का साक्ष्य यानी ग्रामीण इलाका, और समानांतर पे सड़कें एक दूसरे को काटेंगी, नालियाँ काटेंगी, शहर जैसा वहाँ पे व्यवस्था होगी, तो शहरी और ग्रामीण दोनों थी। तो हम इसलिए बोले थे अर्ध शहरी बोलना। तो यहाँ पे जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिल रहा है? तो जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है कालीबंगा से। जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है कालीबंगा से। पहले सेशन में इसके बारे में विधिवत आपको तैयार भी करवाया हूँ, पर जब हर सेशन देखेंगे, प्रत्येक सेशन को 2-3 बार 4 बार देखेंगे, तो आपको पाठ की विधिवत जानकारी हो जाएगी। अब सिंध घाटी सभ्यता के किस स्थल से नर्तकी की मूर्ति मिली है? ध्यान कीजिए, पहला सेशन में आपको बताया था कि मोहन के पिताजी को नाच का बहुत शौक था। वो नाच देखने जाते थे, गरीब थे, मनोरंजन के लिए कुछ तो चाहिए, तो कहाँ जाएंगे? जहाँ नाच हो रहा होगा। नाच कौन? यानी नर्तकी नाचेगी।
मोहन वाली बात बताया था, मोहनजोदड़ो से, तो नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिलेगी? मोहनजोदड़ो से। प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। हड़प्पा सभ्यता में लोग किसकी पूजा करते थे? हड़प्पा सभ्यता में लोग किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की पूजा करते थे, आदि शिव की पूजा करते थे, प्राकृतिक तत्व की पूजा करते थे, और इन सभी की पूजा करते थे। तो आप ये मान के चलें कि हड़प्पा सभ्यता में लोगों द्वारा इन सभी की पूजा की जाती थी, मातृ देवी की भी, आदि शिव की भी, प्राकृतिक तत्व की भी। तो आपका उत्तर सही होगा इन सभी के। प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर नहीं पढ़ा है पर प्रश्न को पढ़ना आवश्यक है। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी किनारे, भोगवा नदी किनारे, सिंध नदी किनारे, सतलज नदी किनारे। तो रावी नदी किनारे हड़प्पा सभ्यता, भोगवा नदी किनारे लोथल, सिंध नदी के किनारे ये मोहनजोदड़ो, और सतलज नदी के किनारे बहुत सारी सभ्यताएं विकसित हुई हैं। तो हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। यानी प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे स्थित है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 28 यहाँ देखें। एस.आर. राव द्वारा वर्ष 1955 में किस स्थान का उत्खनन कार्य आरंभ किया गया? एस.आर. राव द्वारा वर्ष 1955 में किस स्थान का उत्खनन कार्य आरंभ किया गया? तो हड़प्पा का, या कालीबंगा का, या लोथल का, या धौलावीरा को। तो जो सेशन को ध्यानपूर्वक देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे और अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, उनको अभी अभी पिछले प्रश्नों में व्याख्या में बताया था। एस.आर. राव द्वारा 1955 में लोथल का उत्खनन कार्य करवाया गया। प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। किस हड़प्पा स्थल का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां? किस हड़प्पा स्थल का अर्थ है? देखिए प्रश्न तो आपको आ रहा ऑलरेडी पहले से, फिर भी आप गलती कर सकते हैं जल्दबाजी में, या प्रश्न पत्र में ये प्रश्न आ गया, आपके पेपर में प्रश्न आ गया, तो जल्दबाजी में आप प्रश्न को गलत कर सकते हैं। तो इसलिए आप रिपीट करते रहें, आप बार बार उसको, आपके नज़रों के सामने प्रश्न आता रहे, आप बार बार पढ़ते रहें, तो आपसे गलती कम से कम होगी। गलती तो सबसे होती है, हर इंसान से गलती होती है, गलती नहीं होगी तो इंसान कहेगा, पर गलती होने की संभावना कम हो जाएगी। इसलिए ये प्रश्न रख दिया हूँ। किस हड़प्पा स्थल का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ? तो वो है कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ है बंगा का बैंगल्स, काली का काली, काले रंग की चूड़ियाँ। यानी प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। आप इसी के साथ ही सेशन का समापन करेंगे। अगले सेशन में अभी तो इसमें लघु उत्तर ये है, दीर्घ उत्तर ये हैं, टाइमलाइन है, मतलब जो भी प्रत्येक पार्ट से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनकी विधिवत हम तैयारी आपके करवाएंगे। बस आप सेशन को देखते रहें और दोस्तों के बीच शेयर करते रहें। आप अच्छे नंबर पेपर में लेके आएंगे, आपकी विधिवत तैयारी होगी। ऐसी तैयारी कि आप पास तो होंगे ही अच्छे नंबर से, आपके कंपटीशन की भी तैयारी साथ में होती रहेगी। तो चलिए अब इसी के साथ हम सेशन का समापन कर रहे हैं। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।